ठीक है। लास्ट हमने जो किया था वो ये था भाई, हम कोई भी इक्वेशन दे दी जाए अपने पास जनरली, हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली कैसे पता लगाएंगे, हम उसकी डिग्री चेक करेंगे। ठीक है, कि उस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब you can say roots of a quadratic equation. But keep yourself mute. Roots of a quadratic equation. What is the meaning of the roots? Roots का क्या मतलब है यहाँ पे? पॉलिनोमियल्स में जिनल्स में रूट्स होते हैं, सॉरी जीरोस होते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होते हैं। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम उस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे हमने ले लिया अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट वाज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसके इक्वल टू में हम जीरो लगा देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनती है। अब यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की यहाँ पे कितनी वैल्यू जा सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। पॉलिनोमियल में होता था भाई कितने जीरोस हो सकते हैं, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर फॉर अ पॉलिनोमियल, तो हाँ वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वही केस यहाँ पे है, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री इज 2, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, देन देयर विल बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज वी हैव टू फाइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने पास यहाँ पर 3 टाइप्स होंगी। फर्स्ट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हम क्या करेंगे इस केस में, जैसे पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते थे मिडल टर्म को स्प्लिट करके, सेम उसी वे से यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। Second method is completing the square method, and third one is quadratic formula. ठीक है, हमें इन तीनों की स्टडी करनी पड़ेगी यदि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना है तो। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। क्या ये पॉइंट यहाँ पर यू कैन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, क्या ये पॉसिबल है कि उसके रूट्स निकलेंगे? तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके रूट से पॉसिबल ना हो, रूट्स तो निकल जाएंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो रियल वैल्यूज ही हो, रियल रूट्स ही आए अपने पास। एग्जांपल के लिए जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं हम सिंपली, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और ये बोल दिया जाए इज इक्वल टू 0, और ये कह दिया जाए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला काम अपना ये चेक करना होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यू कैन से कैपिटल डी। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बात आती है किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे अपने को ये उस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट से पता लगेगा। जैसे ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आती है व्हाट आर द ए बी एंड सी। तो ए बी और सी यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं,
किसके कोफिशिएंट है? यदि हम जनरल टर्म से कंपेयर करें तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a उस टर्म का कोफिशिएंट होगा जिसकी पावर 2 है। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब b उस टर्म का कोफिशिएंट है जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जनरल इक्वेशन को कंपेयर करो तो स्केयर किसका करेंगे हम? स्केयर उस टर्म का करेंगे, उस कोफिशिएंट का करेंगे जो 1 पावर वाले वेरिएबल के साथ में, ठीक है। फिर -4a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट वन। जैसे हमने ये इक्वेशन ली थी 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर हमें ये पता लगाना था कि यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट पॉसिबल है या नहीं है। तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे? डी फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी निकालो, डी का मतलब बी स्क्वायर, बी क्या बताया था मैंने अभी, जो एक्स के साथ होगा 6, 6 का स्क्वायर करो -4, ए जो अकेला बच गया, क्या बच गया अकेला यहाँ पर 4, और सी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया 36 माइनस 32 दैट इज 4। अब हमें d की वैल्यू से, जो d का जो आंसर आएगा उससे पता लगाना है कि इस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो d देखो, d यदि इफ d इज ग्रेटर देन 0, if d is greater than 0 then roots are possible, that the root will be real, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड both roots will be unequal. You can say if d is greater than 0 then the roots are real and unequal. Okay, if d is greater than 0 then the roots are real and unequal. फिर कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि d is equal to 0, d 0 के इक्वल आ जाए ना, d 0 से बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, बिल्कुल इक्वल आ जाए, then the roots will be, roots are real. रूट कैसे होंगे? रियल वैल्यूज होंगी बट इक्वल। कहने का मतलब है अपने पास जो x की डबल वैल्यूज आएंगी ना, वो दोनों वैल्यू सेम होंगी। ये भी तो हो सकता है कि d है वो लेस देन 0 आ जाए, द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। यू कैन से d इज नेगेटिव, देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब रूट्स निकलेंगे नहीं, रूट निकल तो जाएंगे लेकिन वो रियल वैल्यू नहीं होंगी। वो कौन सी वैल्यू होंगी? वो इमेजिनरी वैल्यू होंगी। इमेजिनरी वैल्यूज का मतलब समझते हो? जैसे हमने आज तक ऐसा नंबर नहीं देखा जो रूट के अंदर कवर हो और माइनस में हो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक अपने पास, इसको इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। रूट में कवर होके आ जाए और माइनस आ जाए साथ। तो अपने पास तीन तरह के केस बनेंगे क्या? या तो d 0 से बड़ा हुआ मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो आंसर निकलेगा, और दोनों जो आंसर निकलेंगे अपने पास से वो दोनों के दोनों आंसर अनइक्वल होंगे, ठीक है। d 0 के इक्वल आ जाए तो भी आंसर निकलेंगे और दोनों होंगे इक्वल होंगे, मतलब x की जो दो वैल्यू आएंगे दोनों वैल्यू सेम आएंगी। थर्ड है d यदि नेगेटिव हो तो अपने पास रियल वैल्यूज पॉसिबल नहीं। बात आती इस क्वेश्चन में अपना d कितना आया? 4 आया है, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के नेचर क्या होंगे? मतलब रूट कैसे निकलेंगे? रियल होंगे, बता देंगे हम, देयर विल बी रियल वैल्यूज एंड अनइक्वल वैल्यूज। तो जो दोनों आंसर आएंगे अपने पास वो अनइक्वल आंसर होंगे। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है? जो हमने पॉलिनोमियल्स में सिखाया था वही, +2 इज इक्वल टू 0, ये है। जैसे यहाँ पर क्या करो, पहले तो अरेंज करो इक्वेशन को, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करो? जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे अरेंज करो कि उनकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए।
मतलब सबसे पहले वो वेरिएबल जिसकी पावर हाईएस्ट हो, दैट इज 2, फिर उससे कम x, फिर विदाउट वेरिएबल वाला। ओके, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको हमें अरेंज करने की फिर जरूरत ही नहीं है। फिर क्या है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके देखो दोनों की, 4 और 2 की मल्टीप्लाई अपने पास क्या आएगी, 4 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी 8। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख लेना, कौन सा पॉइंट, कि भी मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव 8 आई है या नेगेटिव आई है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो अपनी मल्टीप्लाई है वो +8 आई। ओके, फिर हमें अपने पास जो मिडिल टर्म है दैट इज 6x, हमें इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि दोनों को यदि हम ऐड करें तो अपने पास यही बन के आ जाए 6x, दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या बन के आ जाए, 8 बन। क्लियर हुई बात? चलो, 6 के ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं कि जिनको हम प्लस कर दें दोनों को तो किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल, और दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें उन दोनों पार्ट की तो वो मल्टीप्लाई आए 8। अब मल्टीप्लाई देख लेना कि मल्टीप्लाई +8 आएगी या -8 आएगी। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अपनी मल्टीप्लाई आएगी वो +8 आएगी। इसका मतलब क्या पता लगा यहाँ से, मल्टीप्लाई +8 आने का मतलब दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों पार्ट नेगेटिव होंगे। एक पार्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया तो अपनी मल्टीप्लाई +8 कभी भी नहीं आएगी। दोनों नेगेटिव नहीं आ सकती, यदि दोनों नेगेटिव ले लिए तो दोनों का सम 6 बनेगा, फिर +6 नहीं बनेगा, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 8 आती हो, बहुत ज्यादा नहीं है। पहला 1 और 8, देखो 1 की और 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम 1 और 8 को यदि प्लस करते हैं तो 6 कभी भी नहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्ट। फिर देखते हैं 2 एंड 4, 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 आ जाती है, ओके, और 2 और 4 को यदि हम प्लस करेंगे तो अपने पास 6 भी बन जाता है। इसका मतलब वो दोनों पार्ट हमें मिल गए, 2 4 2। एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एज इट इज 4x², सेकंड पार्ट 6x, इसके 2 पार्ट बना दिए, 4x + 2x, 4 और 2 देखो कितना बन गया, 4 और 2 बन गया अपने पास 6 +2 = 0। ठीक है, अब इसके बाद कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा कि पहले 4x और बाद में 2x से लिखना है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, हम पहले 2x और बाद में 4x को भी मेंशन कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। हमें जो पार्ट बनाने हैं वो सही बनने चाहिए अपने, और इसको आगे पीछे करके हमने मेंशन कर दिया तो नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो पेयर बनाने, जैसे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर इन दोनों से बन गया, हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में ऑब्जर्व किया हमने 4 है दोनों के अंदर और दोनों में एक x है, तो 4 और x हमने ले लिया कॉमन। अब इसमें से जब 4x कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। 4 कॉमन चला गया, x² में से एक x कॉमन चला गया तो एक x आ गया, प्लस 4x यूं का यूं कॉमन चला गया तो 1 आ गया, ब्रैकेट। इन दोनों में से फिर कॉमन लो, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है। अब जो मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, वो 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +1 = 0, इसके आगे एक सिंबल आता है, वो सिंबल बच्चे कभी नहीं लगाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो बेटा ये ध्यान रख लेना कि हमें इन दोनों में से जो हमने कॉमन लिया है वो या तो हम +2 कॉमन लेंगे या -2 कॉमन लेंगे। माइनस यहाँ पर किसी भी टर्म में नहीं आ रहा है तो हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है अपने पास कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर +2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्व किया भाई ये और ये पार्ट तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर कॉमन ले लेंगे x+1 को। यहाँ से x+1 कॉमन गया, कितना बचा बताओ, 4x, और यहाँ से x
प्लस 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास 2। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये वैल्यू 0 होगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, दैट इज 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकालोगे तो -1 आ जाएगी और यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो -1/2 आएगी क्योंकि पहले 2 जाएगा और फिर 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए। दोनों के दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सब अनइक्वल हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों रियल वैल्यूज हैं। वो हमें यहीं से पता लग गया था, अभी डी पॉजिटिव आ गया था तो हमने वहीं से बता दिया था कि अपने पास जो दोनों वैल्यूज आएंगी दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, बहुत ये डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी और दोनों कोई ना कोई रियल वैल्यूज ही होंगी। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। ओके इसके बाद इसी क्वेश्चन को देखो हम सोल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी बनानी पड़ती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें या तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ये वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या थे अपने पास, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम सेम उसी तरीके से इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज d। और d निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अपने पास ये फॉर्मूला है, दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस वन b स्क्वायर माइनस 4ac। और अपने पास एक इस इक्वेशन में जो d आया वो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए ध्यान रख लेना क्या है, यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ेगी, कुछ न कुछ उसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यदि d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी ही मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा, पहले इसको सोल्व करते हैं हम। देखो इसमें d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकती है और a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकती है। अब देखो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, ध्यान रखते जाना, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को x किसके इक्वल बनाना है, हमें 1 के इक्वल बनाना है। अब इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। अब 4 को 1 कब बनाया जा सकता है, जब हम 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे कि डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम। चलो ये इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया। यस सर ये फर्स्ट स्टेप हेलो, हाँ तो फर्स्ट कौन स्टेप सा वाला बेटा, ये कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, यस सर, कि x स्क्वायर को 1 बनाएंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए बेटा। हम डायरेक्ट, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, भाई इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इस d के ऊपर डिपेंड करते हैं। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। ठीक है, यदि पॉजिटिव आ जाती है तो हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यदि इस d की वैल्यू 0 है तो ये खुद एक आइडेंटिटी ही मिलेगी।
लेकिन यहाँ पर डी की वैल्यू 0 नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है। इसका मतलब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब इससे आइडेंटिटी बनानी है तो उसके लिए स्टेप यूज होते हैं, वो ध्यान रखने पड़ेंगे। भाई आइडेंटिटी बनानी है तो हमें कुछ न कुछ प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि एक्स स्क्वायर के साथ में सब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कब बन सकता है, जब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। क्या मैं अकेला इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूं, नहीं भाई, मैं तो कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूंगा। इक्वेशन में यदि लेफ्ट साइड में कोई चेंज किया है ना हमने, तो वही चेंज हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा, वरना वो इक्वल टू का साइन अपना गलत हो जाएगा। फिर जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो मैं राइट हैंड साइड को भी क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक, अब यहाँ देखो 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे इसको, फिर 6x को 4 से डिवाइड करोगे, और फिर 2 को 4 से डिवाइड करोगे, इधर 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये बेटा डिनोमिनेटर में यदि अपने पास नंबर है तो वो अकेला इसके साथ, अकेला इसके साथ, इसके साथ, वो तीनों के साथ कंबाइन होके आएगा। यदि यहाँ पर 2 टर्म होती तो ये दोनों के साथ होता, 3 है तो ये तीनों के साथ। अपने पास यहाँ पर 4 टर्म्स हो, 5 हो, 6 हो, तो ये सबके साथ होगा। इसमें 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर बन गया ना, कोफिशिएंट कितना 1, प्लस इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2, दैट इज 3/2 एक्स, प्लस इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो देखो, अपने पास इक्वेशन चेंज होके आगे किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरीके से चेंज होके आगे। पहला स्टेप पता लग गया क्या है, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसमें चेंज करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में चेंज करना है। और ये स्टेप कब यूज होगा, ये डी बताएगा हमें कि ये स्टेप यूज करना है या नहीं करना है। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसको यूज करना है, और डी की वैल्यू 0 आती है तो उसका मैं तुम्हें अलग मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो अपनी इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसलिए मैंने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे सिंपली ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, और यदि मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, क्या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में तुम ये समझते हो कोई डिफरेंस है? दोनों सेम है। क्यों, प्लस 2 माइनस 2 को क्या कर देगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगी। अब भी ये x इज इक्वल टू 7 ही है, मतलब जितना हम प्लस करते हैं उतना हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, या यूं भी कह सकते हैं, जैसे मैंने इधर +2 कर दिया और उधर भी मैं +2 कर दूं, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने अब कोई इक्वेशन में कोई चेंज किया है? नहीं किया। पता क्यों नहीं किया, जितना लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऐड किया है उतना ही ऐड मैंने कहाँ कर दिया, राइट हैंड साइड में भी उतना ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, यू हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट देखो, पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया था, अब हम एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हैं क्या है, हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3/2। अब देखो स्टेप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इसको हाफ करना है। हाफ का मतलब नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ करोगे तो कितना बन जाएगा, 3/4। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया, आइडेंटिटी बनाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, ना समझ में आए ना दोबारा बता दूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 1/2 इतना था अपने पास में, मैंने इस कोफिशिएंट का हाफ किया, हाफ कितना आ गया 3/4। अब देखो इस 3/4 को इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, उधर 0। देखो जितना मैंने प्लस किया उतना ही मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब मैंने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया।
चेंज कर भी दिया और एक्चुअल में कोई चेंज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस किया उतना ही माइनस किया, और ये काम हमने क्यों किया? आइडेंटिटी बनाने के। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आइडेंटिटी कैसे बनेगी। ये एक्स स्क्वायर, ये 3/2x, ये अब देखो हमने एक प्लस किया और एक माइनस किया, हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 3/4 स्क्वायर, ठीक है, फिर -3/2 स्क्वायर, हमने ये टर्म छोड़ रखी, इसको लास्ट में लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है ये जो तीनों बच गए ना, अभी बता देता हूँ, ये काम करेगा बेटा ए स्क्वायर का, ये काम करेगा बी स्क्वायर का, और ये काम करेगा 2ab का। कैसे करेगा चाहे देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 3/2।